Good morning, students. Today we will start chapter 10 sound. Sound मतलब होता है आवाज़, ठीक है. We hear different types of sound around us. For example, the school bell, chirping birds, thundering clouds and sound of vehicle etc. ठीक है. हम अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं, जैसे स्कूल की बेल, ठीक है, बर्ड्स की वॉइस, ठीक है, बादल का गरजना और गाड़ियों की आवाज़. वी ऑल्सो हियर द लाउड साउंड ऑफ एन एम्प्टी मेटल यूटेंसिल्स फॉलिंग. ठीक है, घर में कोई खाली बर्तन गिर जाता है तो उसकी भी बहुत तेज़ आवाज़ जो आती है वो भी हमें सुनाई देती है. वी आर फैमिलियर विद द मेलोडियस साउंड ऑफ द हारमोनियम. ठीक है, हारमोनियम जो होता है, ठीक है, पियानो जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसकी भी आवाज़ आपने सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा मेलोडियस होती है, मतलब प्यारी होती है. We don't like when everyone in the class starts speaking simultaneously. ठीक है, जब क्लास में सब लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं, ठीक है, तो जो शोर होता है वो हमें पसंद नहीं आता. It is clear from the above example that some sounds are low and some are loud. तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कुछ साउंड बहुत ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा लाउड. Some sounds are pleasant to the ears and some are not. कुछ आवाज़ें, कुछ साउंड्स हमारे कान को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ साउंड्स हमारे कान को सुनने में अच्छे नहीं लगते. ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ वी हियर इट. ठीक है, तो आइए देखते हैं साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है और किस तरह हम उसे सुन पाते हैं. तो उसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1. मटेरियल रिक्वायर्ड. क्या क्या चाहिए आपको? स्कूल बेल चाहिए और हैमर चाहिए. ठीक है, यह स्कूल में आप डेली जो बेल होती है वो देखते ही होंगे. रिंग द स्कूल बेल विद द हैमर. ठीक है, हैमर से स्कूल बेल को ज़ोर से बजाइए. व्हेन यू हियर द साउंड टच द बेल जेंटली विद योर हैंड. ठीक है, जैसे ही आपको आवाज़ सुनाई देगी आप बेल को धीरे से टच करिए. यू वुड सर्टेनली फील द वाइब्रेशन. आपको एक तरह का वाइब्रेशन अपनी हैंड में या फिंगर्स में फील होगा. डिड द वाइब्रेशन स्टॉप ऑन टचिंग द बेल. क्या बेल टच करने से वाइब्रेशन स्टॉप हो गया? कैन यू स्टिल हियर द साउंड. क्या आपको आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है? नहीं. जैसे ही आप उसको टच करोगे, ठीक है, वाइब्रेशन आपको धीरे धीरे कम होने लगेगा और आवाज़ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या प्रूव हुआ कि साउंड किससे आता है? जब जब वाइब्रेशन होता है तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे ही आपने बेल को हाथ लगाया वाइब्रेशन कम हो गया, इसलिए साउंड भी कम हो गया. ठीक है, एक और एक्टिविटी है. उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्यूनिंग फॉक चाहिए. ठीक है, ये एक तरह का फॉक होता है लोहे का जिसको हम ट्यूनिंग फॉक बोलते हैं. ठीक है, और रबर पैड चाहिए. तो सबसे पहले क्या करना कि ये वाली जो आम है, ठीक है, उसको आप रबर पैड पे ज़ोर से मारना और अपने कान के पास ले जाके सुनना. वॉच इट्स प्रॉन्ग्स केयरफुली. तो उसमें जो पैटर्न हो रहा है उसको ध्यान से देखना. You would observe that on touching the fork, the vibrations stop and can you see them vibrating. तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा. ठीक है, ये दोनों आम. फिर आप उसको धीरे से टच करोगे. ठीक है, टच करोगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन धीरे धीरे रुक जाएगा और साउंड भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. ठीक है, व्हेन वी आर स्पीकिंग वी कैन फील द वाइब्रेशन ऑन टचिंग आवर थ्रोट. आप जब बोलते भी हो तो बोलते समय आप अपना थ्रोट टच करो तो आपको कुछ वाइब्रेट होता हुआ लगेगा. ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ इट कैन बी सीन दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. तो आपको क्या समझ आया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तभी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, व्हेन वी टच वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दे स्टॉप वाइब्रेटिंग एंड द साउंड इज़ ऑल्सो नॉट हर्ड. तो जब भी हम किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसका वाइब्रेशन रुक जाता है और साउंड भी हमें नहीं सुनाई देता. ठीक है, in some situations these vibration can be easily seen but in most cases they are too minute for us to see. ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में वाइब्रेशंस हमें क्लियरली और इजीली दिखते हैं लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये इतने कम होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते. ठीक है, नाउ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, अब ये वाइब्रेशन जो हमने देखा उसका एम्पलीट्यूड देखेंगे, फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड देखेंगे. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है. वी नो दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट
अ मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेंगे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब टू यानी आगे, फ्रो यानी पीछे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो मोशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे ये स्केल। एक्टिविटी 3 है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक मेटल स्केल चाहिए, ठीक है, या बाइक या बाइसिकल का स्पोक। क्या करना है आपको, पुट वन एंड ऑफ द स्केल और द स्पोक ऑफ अ बाइसिकल एट द कॉर्नर ऑफ अ टेबल एंड प्रेस इट हार्ड ऑन द टेबल, ठीक है। आप ऐसे स्केल ले लीजिए, उसको टेबल के कॉर्नर में रख के एक एंड को ज़ोर से पुश करिए, ठीक है, प्रेस करके रखिए। लेट द अदर एंड बी आउटसाइड द टेबल एंड नॉट रेस्टिंग ऑन एनीथिंग, ठीक है, दूसरा एंड को आप टेबल के बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रेस दिस एंड डाउनवर्ड्स एंड रिलीज, स्केल को आप नीचे थोड़ा सा दबाइए और छोड़ दीजिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये जो स्केल है ये वाइब्रेट होने लगेगा और आपको आवाज़ सुनाई देगी। नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लेंथ ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्केल और स्पोक, ठीक है। तो अब इसको धीरे धीरे लेंथ कम करते जाइए, यानी धीरे धीरे मेटल स्केल को पीछे करते जाइए और अब इसको वाइब्रेट करके उसकी साउंड इंटेंसिटी सुनिए। हियर द मोशन ऑफ स्केल और स्पोक इज ऑसिलेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केल का मोशन है, ठीक है, ऊपर नीचे जो मोशन हो रहा है यही कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा मोशन देखने को मिलेगा, जैसे स्विंग, ठीक है, झूले का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है, ठीक है। जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका जो मोशन होता है, ये पेंडुलम जब इधर और इधर मूव करता है, ठीक है, तो इसका मोशन भी कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, when a scale or spoke goes to the position B from its mean position A and return back to mean position A via position C, then we call it one vibration or one oscillation, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन क्या होता है, जब आपने स्केल को मूव किया, ठीक है, तो A उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, जैसे ही आपने उसको पुश किया तो वो B तक गया, B से वापस A पे आया, A से फिर B पे चले गया, फिर A पे आया, फिर B पे गया, फिर A पे आया, फिर C पे गया, फिर A पे आया, ठीक है। तो ये जो मोशन है वो कंटिन्यू चल रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ, A से B गया, B से वापस A, फिर A से C गया, फिर वापस A, मतलब A से B, B से C, C से फिर वापस A तक आने की पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। The maximum displacement of the spoke or the scale up to B or C from the mean position A is called the amplitude of the vibration, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्केल, ठीक है, जितना नीचे जा रहा है, जैसे ये इसकी मेन पोजीशन है, अब ये यहाँ तक चला गया, उसके बाद यहाँ तक गया वापस ये आके, ठीक है, तो जितनी दूरी ये जितनी दूर तक जा रहा है यही क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C इज़ इक्वल, ठीक है। सपोज़ ये B है और ये C है, तो A से B का जो डिस्टेंस है और A से C का जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब मीन पोजीशन से जितना इधर आएगा स्केल उतना ही ऊपर भी जाएगा, ठीक है। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल और अ लार्ज फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज़ दी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम फोर्स अप्लाई करके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा वाइब्रेट होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और कम फोर्स लगाएंगे तो कम वाइब्रेट होगा, दैट मीन्स आपका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन। अंडरलाइन कर लेंगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब स्केल की अगर हम बात करें 1 सेकेंड में, ठीक है, जितना वाइब्रेशन कोई स्केल कर रहा है वही क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन ऑसिलेशन पर सेकेंड और इन हर्ट्ज़, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज़ में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़, HERTZ, ठीक है। द यूनिट हर्ट्ज़ has been named after the scientist Heinrich Rudolf Hertz.
एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हर्ट्ज जो यूनिट का नाम रखा गया है वो किन के नाम पर रखा गया है, एक साइंटिस्ट थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है, उनके ही नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट का नाम रखा गया है। If an object oscillates 10 times in 1 second, then its frequency will be 10 oscillation per second और 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक स्केल 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो कैसे अपोजिट रहेंगे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही क्या होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। और हम इसको किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कर रहा है, और टाइम पीरियड क्या होगा, एक वाइब्रेशन जितने सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ ये देखो, ये रिलेशनशिप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिसको हम टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, तो टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जहाँ पे एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो न्यूमेरिकल हैं, थर्ड और फोर्थ, देख लेते हैं इसको यहीं पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ 20 हर्ट्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ, आप लोग तुरंत इसको नोटबुक में फेयर करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, 20 हर्ट्ज है। एफ क्या दिया है, 20 हर्ट्ज। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, 20 ऑसिलेशन, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड। ये है न्यूमेरिकल, एक ऑब्जेक्ट कितना ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, सॉरी 10 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 20, मतलब टाइम पीरियड क्या हुआ वहाँ पे 10 और ऑसिलेशन कितने हो गए 20, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आ, 20 ऑसिलेशन, एक मिनट यहाँ पे फिर से देखो, 20 ऑसिलेशन कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में करेगा, 10/20, है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया, 10/20, मतलब 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी उसको अपोजिट कर दो, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एफ इज इक्वल टू 1/t, दैट मीन्स 2/1, दैट मीन्स 2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 ऑसिलेशन या 2 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड कितना हो गया 0.5 सेकेंड, ठीक है। नाउ साउंड एंड मीडियम। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाइब्रेटिंग, ठीक है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तभी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस वाइब्रेशंस मेक्स द सराउंडिंग एयर वाइब्रेट, ठीक है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा, वाइब्रेट होगा, तो उसके आसपास जो एयर होती है वो भी वाइब्रेट होने लगेगी, ठीक है। When the vibrating air reaches our ear, it makes the eardrum vibrate and we hear the sound.
तो जब ये वाइब्रेटिंग ईयर, ठीक है, वाइब्रेट होते होते हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, तो हमारे ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम लगे होते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट होने लगते हैं, और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होते हैं तभी हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है, ठीक है। फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स टू रीच आवर ईयर अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स या कोई भी साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है मीडियम, आपका एयर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4, कीप योर ईयर क्लोज टू वन एंड ऑफ द टेबल, ठीक है। अपने कान को टेबल के एक एंड पे कुछ इस तरह रखिए जैसा इस गर्ल ने रखा हुआ है, ठीक है। अपने फ्रेंड को कहिए कि दूसरे एंड को सॉफ्टली नॉक करे, मतलब बहुत धीरे से नॉक करें, तो आपको कोई साउंड सुनाई देगा क्या, थ्रू विच मीडियम डिड द साउंड रीच यू, ठीक है। अगर कोई साउंड सुनाई दिया तो उसका मीडियम क्या था। नाउ ट्राई टू हियर द साउंड अगेन एंड आफ्टर रेजिंग योर ईयर फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अब अपना कान अपने टेबल से उठा लीजिए और फिर से नॉक करने को कहिए धीरे से, ठीक है। क्या अभी आपको साउंड सुनाई दिया। तो अब जो मीडियम था वो क्या था साउंड का, तो इसके अलग अलग रीज़न है और आपको साउंड भी यहाँ पे अलग अलग सुनाई देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखो आपका कान टेबल को टच कर रहा था, तो जब यहाँ पे नॉक हुआ तो आपके कान और साउंड का जो सोर्स है उसके बीच मीडियम क्या था, ये वुडन टेबल जो कि एक सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड है वो बहुत जल्दी से आपके कानों तक पहुँच गया, लेकिन जब आपने अपना कान ऊपर उठा लिया, ठीक है, तो फिर जब नॉक की आवाज़ हुई तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके ईयर्स और जो सोर्स ऑफ साउंड है उसका मीडियम क्या है, एयर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5, 2 मैच बॉक्सेस, 10 मीटर लॉन्ग थ्रेड एंड 2 पिंस, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको, 2 मैच बॉक्सेस चाहिए, 10 मीटर लंबा एक थ्रेड चाहिए और 2 पिन चाहिए। टेक द इनर पार्ट ऑफ 2 मैच स्टिक बॉक्सेस, ठीक है, अंदर वाला पार्ट लीजिए जिसमें मैच स्टिक रखी होती है। यूजिंग दैम मेड अ टॉय लाइक in figure 10.5 by piercing the hole in each of them and put a thread and pin through the hole, ठीक है। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, मैच स्टिक में होल करके पिन फंसा लीजिए, थ्रेड बांध के दूसरे मैच स्टिक के साथ भी वैसे ही कर लीजिए और एक एक कोने में बैठ जाइए, ठीक है, जैसा ये दोनों बैठे हैं। याद रखना थ्रेड स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, उसमें कहीं भी लूजनेस नहीं होनी चाहिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू से समथिंग इनटू वन ऑफ द बॉक्सेस कीपिंग इट क्लोज टू द माउथ लाइक अ फोन, ठीक है। अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो मैच बॉक्स को अपने मुंह के पास ले जाके उसमें कुछ बोले। कीप द अदर बॉक्स ऑन योर ईयर एंड ट्राई टू लिसन द वॉइस, ठीक है। अब आप दूसरा एंड आप अपने कान के पास ले जाइए और जो आपका फ्रेंड बोल रहा है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। रिमूव द बॉक्स फ्रॉम द ईयर, अब अपने कान से बॉक्स हटा लीजिए। कैन यू हियर द वॉइस क्लियरली नाउ, तो आपको आवाज़ कब क्लियर सुनाई दी, जब आपने मैच स्टिक कान में लगाया था या मैच स्टिक बॉक्स जब आपने कान में लगाया था या जब कान से हटा दिया। इफ़ नॉट देन वाई, तो अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द थ्रेड, ठीक है। तो जब आपने मैच बॉक्स अपने कान से हटा लिया होगा तो आपको वॉइस नहीं सुनाई दी होगी क्लियरली, लेकिन जब आपने लगाया था अपने कान में तो आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउंड के ट्रैवल करने का एक मीडियम था। कौन सा मीडियम था, थ्रेड, ठीक है। थ्रेड के थ्रू जो साउंड है वो इजीली आपके ईयर्स तक ट्रैवल कर पा रहा था। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए आपको, एक प्लास्टिक फनल चाहिए, बलून चाहिए, रबर ट्यूब चाहिए, बकेट चाहिए जिसमें पानी भरा हो, ठीक है, एक रबर बैंड चाहिए और कुछ पेबल यानी पत्थर के टुकड़े चाहिए। क्या करना है, कट दी टॉप ऑफ द बलून एंड टाई इट टू द वाइडर एंड ऑफ द फनल विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड, ठीक है। तो एक फ़नल लीजिए, फ़नल कैसी होती है, ये ऐसा करके फ़नल होती है ना, ठीक है। तो फ़नल के ये वाले वाइडर पार्ट पे बलून लगा दीजिए रबर बैंड की हेल्प से। इसके बाद क्या करना है,
इमर्स द वाइडर एंड ऑफ द फनल इनटू द वाटर फिल्ड इन द बकेट। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एंड है उसको आप पानी में डुबा दीजिए। आफ्टर द फ्री एंड ऑफ द रबर ट्यूब अटैच द फ्री एंड ऑफ द रबर ट्यूब टू योर ईयर। ठीक है, और ये इसमें एक ट्यूब लगा दीजिए। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसको आप अपने कान में लगाइए। ड्रॉप सम पेबल्स इनटू द बकेट वन बाय वन एंड लिसन टू द साउंड। ठीक है, अब बकेट में पत्थर के टुकड़े जो आपने लिए हैं एक एक करके गिराइए और इस रबर ट्यूब की हेल्प से आप उस वॉइस को सुनिए। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज द साउंड कैन ट्रैवल इवन इन लिक्विड। तो इससे क्या प्रूव होता है कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इन दी अबव एक्टिविटीज़ वी सॉ दैट अ मीडियम इज़ नीडेड फॉर अ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की, ठीक है, बेंच वाली, मैच बॉक्स वाली और ये फनल वाली, इन तीनों में क्या था? तीनों से हमको पता चला कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? किसी ना किसी तरह का मीडियम चाहिए। ठीक है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? क्या साउंड वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है? अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो चीज़ होती है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। ठीक है, कोई मीडियम नहीं मतलब ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना ही गैस, मतलब एयर भी नहीं होती। ठीक है, तो मून या बोल सकते हो आप स्पेस में, ठीक है, वैक्यूम होता है तो वहाँ पे आवाज़ें बोलने से नहीं सुनाई देती, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ले जाया जाता है। ठीक है, अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोपोगेशन के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है। व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक बेल कनेक्टेड टू अ बैटरी in an airtight bell jar, on ringing the bell, sound could be heard as the jar was filled with air. Then the air in the jar was evacuated with the help of air suction pump. Now no sound could be heard when the bell rang. From this we came to the conclusion that sound cannot propagate through vacuum. As compared to air, sound travels 16 times faster in some metals and 4 times faster in water. ठीक है, तो एक और एक्टिविटी है, इसके लिए क्या करोगे? जो बेल है, ठीक है, बेल जो रिंग करती होगी इलेक्ट्रिक बेल, उसको किस में डाल देना है? एक ग्लास जार में डाल के बंद कर देना। इसके बाद आप बेल रिंग करोगे तो आपको बेल सुनाई देगी। ठीक है, क्यों सुनाई दी? क्योंकि जार के अंदर क्या थी? एयर थी। अब आपको क्या करना है? जो एयर सक्शन पंप आता है, ठीक है, उस एयर सक्शन पंप से यहाँ पे देख लीजिए, ये एयर जो जार के अंदर की एयर है आपको सक कर लेना है यानी बाहर निकाल देना है। अब आप बेल रिंग करोगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जार के अंदर कोई मीडियम नहीं था। ठीक है, इससे ये प्रूव हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो एज़ कम्पेयर टू एयर, साउंड ट्रैवल 16 टाइम फास्टर इन सम मेटल। ठीक है, तो मेटल में एयर के कंपैरिजन में साउंड 16 टाइम फास्टर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और पानी में 4 टाइम फास्टर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, मतलब जितने जल्दी एयर में, जितना टाइम उसको एयर में ट्रैवल करने के लिए लग रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा वो पानी में ट्रैवल कर सकता है, 4 गुना जल्दी। ठीक है, और 16 टाइम जल्दी वो मेटल में ट्रैवल कर सकता है। Have you ever wondered how astronaut can communicate with each other on the moon where there is almost no atmosphere? आप लोगों ने कभी सोचा है कि मून में या स्पेस में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एस्ट्रोनॉट यूज़ रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में कौन सी वेव यूज़ होती है? रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। रेडियो वेव को आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, इसलिए जहाँ पे मीडियम नहीं होता वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? रेडियो वेव का। ठीक है, या इसको आप रेडियो सिग्नल भी बोल सकते हो।